नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट के बारे में है। जैसे कि हमको पता है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की केवल एक ही सीट है, केवल एक ही जगह सीटिंग करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो है दिल्ली। कई बार सवाल उठा है कि क्या दिल्ली के अलावा भी जो हमारे 4 महानगर है, जो इसके अलावा 3 और महानगर है हमारे, जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस हो सकती है। भली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं, पर अपील अगर आप करना चाहें तो आप इन बेंचेस पे जा सकते हैं। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके साथ ही साथ कोविड के दौर में ई कोर्ट का सिस्टम हमें देखने को मिला है कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड में हम कैसे जस्टिस पा सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को ये एड्रेस करता हुआ आर्टिकल है। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है, ये एक्चुअली 2 इंडियन एक्सप्रेस से हमने आर्टिकल लिए गए हैं, दोनों को साथ में लेते हुए हमने डिस्कशन किया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो माओवाद होता है उसके बारे में बात करता है। छत्तीसगढ़ में एक दुखदायक घटना हमें देखने को मिली कि किस तरह हमारे जवानों का वहां पर हत्या कर दी गई माओवादियों के द्वारा। तो ये समस्या से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, माओवाद जो है, नक्सलवाद जो है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे लक्ष्य पाने के लिए कई बार पैसा या कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे सामने एज अ कंस्ट्रेंट आ जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट मैवरिक लॉ सीखो का एक ऐसा ही प्रयत्न है कि जहाँ पर बच्चों को जो क्लैट में जाने का, देश के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं और कोई आपके जानने वालों में से कोई क्लास 11, 12 का कोई भी बच्चा हो, वो इंटरेस्ट रखता हो लॉ एंट्रेंसेस में, लॉ करने में, तो उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि भारत में जितनी भूमि है उसका कितना प्रतिशत जंगल है हमारे पास में, मतलब टोटल जंगल कवर हमारे देश में कितना है। आपका ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी है 27%, ऑप्शन सी है 31%, ये ऑप्शन डी 17%। अगर आपने कल का विश्लेषण देखा होगा तो आप आसानी से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रोज कंटिन्यूसली विश्लेषण देखें, जिससे आप अपने आप को अपडेटेड आराम से रख पाएंगे। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, वर्णनात्मक प्रश्न की। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हमको पता है, केवल एक ही सीट है जो कि है दिल्ली में। क्या ऐसा होने के कारण जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो हमारी न्याय प्रणाली है, वो प्रभावित हो रही है? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि साउथ और ईस्ट से इतने सारे वहाँ हमको अपील नहीं देखने को मिलती है, जो अनुपात हमको नॉर्थ इंडिया से देखने को मिलता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की केवल जो एक ही सीट है उससे न्याय व्यवस्था जो है, हमारी न्याय प्रणाली जो है, वो जस्टिस अफेक्ट हो रहा है क्या? आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है, फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट। एक्सेस टू जस्टिस की बात करिए, एक्सेस टू जस्टिस में महत्वपूर्ण है कि एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट सबको होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेमिक के दौर में फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू एससी की जरूरत को एक्नॉलेज किया था। उन्होंने माना है सुप्रीम कोर्ट तक सबकी पहुंच होना जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से बहुत सारे ऐसी चीजें हुई जिसके कारण हमको ये समझ में आया कि जिससे हम पूरा रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम शिफ्ट हुए। तो बहुत से जगह हमको ये देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट में अब अपील जो है वर्चुअल माध्यम से देश के अनेक भागों से आ रही है, क्योंकि अभी आपको ट्रैवल करना जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक। तो उसी को देखते हुए ये आर्टिकल बात करता है। तो कुछ कंसर्न्स है, सुप्रीम कोर्ट अगर हम पहुंचना चाहें तो कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं। सबसे पहले यही है कि दिल्ली एक ही ऐसी सीट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट बैठता है, उसकी कोई सर्किट बेंच नहीं है, कोई और दूसरी अपील बेंचेस भी नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की अगर बात करें, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पास में शक्ति दी है कि वो सर्किट बेंचेस लगा सकते हैं दिल्ली के अलावा और किसी प्लेस पर भी। लेकिन अभी तक किसी भी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको एक जरूरत नहीं माना, इसकी एक जरूरत नहीं देखी कि और सीट भी होनी चाहिए।
अगर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर की माने तो उन्होंने कहा है कोस्ट मस्ट हैव अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ सिटिंग एंड दैट लिटिगेंट शुड नो वेयर टू गो एंड whom टू अप्रोच। तो बड़ी ही सही बात कही है यहाँ पे कि हाँ, लिटिगेटर्स जो है पता होना उनको ज़रूरी है कि हमको कहाँ जाना है, इसलिए एक स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ सीटिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कर्टेल राइट ऑफ पीपल टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, इसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है वो अपने आप में अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमारे पास में यूनिफाइड सिस्टम है, एक सिंगल पिरामिड हमारे पास में स्ट्रक्चर है कि लोअर कोर्ट, फिर आप जाते हो हाई कोर्ट की कुछ बेंचेस है और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो एकदम टिप पे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट है और एक ही प्लेस ऑफ सिटिंग है जो है दिल्ली में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अलग अलग हाई कोर्ट से जो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हाई कोर्ट, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अपील हमें देखने को मिलती है। वही अगर हम सुदूर तमिलनाडु या केरला की बात करें तो केरला हाई कोर्ट की बात करें या हम मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ से हमको इतनी अपील देखने को नहीं मिलती है। वही नॉर्थ ईस्ट का भी हाल है, वो भी एकदम सुदूर ईस्ट में पड़ता है। उसके अलावा बात मुश्किल ये पड़ जाती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो या चेन्नई में रहते हो और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, आपके हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आया उसके अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। अब जो लॉयर आपने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंट किया था वो लॉयर तो केवल उन्हीं जगह पर प्लेस पर प्रैक्टिस करता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर ज़रूरत है कि आपको वहाँ का लोकल जो लॉयर है दिल्ली का उसे ही हायर करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस रहता है, जिसके कारण होता ये है कि एक ट्रस्टेड फेथ होता है लॉयर में किसी भी क्लाइंट का, जो कि वो उसके लोकल लॉयर पे ज़्यादा बिलीव करता है। भैया आप दिल्ली में जाओगे, आपको एक लॉयर ढूंढना पड़ेगा, देन एंगेज करना पड़ेगा, देन फिर आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय रहता है। अब हम वर्चुअल हियरिंग की बात करते हैं। तो वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है वो देश के सारे वकीलों के लिए खुल गए। ऑल ओवर द इंडिया हमें देखने को मिला कि वकील सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा लिटिगेंट्स जो है उनको भी काफ़ी मदद मिली। अब मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने जो लॉयर एंगेज करा था वही लॉयर वो सुप्रीम कोर्ट में भी एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से ये काफ़ी आसान हो गया है। उसके अलावा लोकल लॉयर्स ऑफ देयर ओन चॉइस एंड कन्वीनियंस, तो उनके चॉइस के वो जिनको देखा है, जिनको परखा है, उन्हीं को वो अपॉइंट आराम से कर पा रहे हैं। उसके अलावा टिल नाउ मोर देन लॉ कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव रिकमेंडेड सर्किट बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी सेट अप अराउंड द कंट्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉ कमीशन ने जो हमारा लॉ कमीशन है उसके साथ में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है, इन्होंने काफ़ी बार सजेस्ट किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट की और सर्किट बेंचेस बनाइए, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके हाथ में है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में जो शक्ति निहित है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में सरकार भी कुछ कदम उठा सकती है। सो अंत में कहा गया है कि वर्चुअल हियरिंग विद इट्स इम्परफेक्शन शुड बी प्रिफर्ड ओवर अ डिनायल ऑफ राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। तो चलिए, अगर सर्किट बेंच नहीं बना पा रहे हो आप, लेकिन वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से जो अलग अलग देश के कोने में जो लिटिगेंट्स हैं उनको मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट आने का, तो भले ही वर्चुअल हियरिंग में बहुत सारे इम्परफेक्शंस हो, अभी तक उतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है ये, लेकिन फिर भी राइट टू एक्सेस से डिनाई करने से बेहतर तो है कि आप इम्परफेक्शन से भरी हुई वर्चुअल हियरिंग पे डिपेंड करिए। तो वर्चुअल हियरिंग के अपने आप में कुछ बेनिफिट हैं। 3 मुख्य बेनिफिट हम समझ सकते हैं। एक, डिजिटलीकरण जो है उसको बढ़ावा मिला है। उसके अलावा एफिशिएंसी जो है, जो आउटपुट प्रोडक्टिविटी आती है वो भी बढ़ी है, क्योंकि लोगों का आने जाने का खर्चा बच रहा है, समय बच रहा है, तो इसके माध्यम से एफिशिएंसी में भी सुधार हुआ है। उसके अलावा फैसिलिटेट मोर एक्सेसिबिलिटी, तो यहाँ पर और लोग जो है डिफरेंट लोकेशन पे जो रहते हैं उनको भी फिजिकली ना जाते हुए वर्चुअली वो अपना केस रख पाते हैं। चलिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करते हैं, नक्सलवाद, माओवाद के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये समाचार में कैसे आया? बीजापुर जो कि एक जगह है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे 22 जवान
की हत्या हमें देखने को मिली है। उसके अलावा 30 जो है वो घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। तो अगर 2005 से अगर हम अभी तक देखें तो एक बहुत बड़ा हमने जर्नी करा हुआ है। जो हमें ये इंटरनल जो एक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता था, माओवाद से काफ़ी हद तक हमने निजात पाया है। जो सन 2005 में करीब करीब 200 अलग अलग जिलों में जो नक्सलवाद होता था, अब वो 90 तक आ गया है। मतलब हमने आधी डिस्ट्रिक्ट जो है वो नक्सलवाद फ्री कर दी है। इसके पीछे अलग अलग राज्यों जो है उनके प्रयास है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर माओवादी जो गतिविधियाँ है 1980 में अपने चरम पर थी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उस वक्त संयुक्त आंध्र प्रदेश होता था, तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस और ध्यान दिया और आंध्र प्रदेश पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग, फंड्स और इंटेलिजेंस मुहैया करवाया। उसी को देखते हुए 1989 में ग्रे हाउंड जो है, ये वहाँ की जो स्टेट पुलिस है उसका एक स्पेशल यूनिट बनाया गया ग्रे हाउंड, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये नक्सलवाद को ख़त्म करना था, और वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुआ। उसके अलावा रिमोट एंड इंटीरियर एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया गया, जिनका फोकस ये था कि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज है उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें। क्योंकि नक्सलवाद का अगर आप कारण कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो ऑपरेशन पे एक ऑपरेशन, एक दबाव की नीति पर बेस्ड रहता है कि जहाँ पर शोषण हुआ है लोगों का वही हमको नक्सलवाद देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन एरिया में नक्सलवाद पनपा है वहाँ पे आप ज़रूरी डेवलपमेंट करवाएं कि लोगों को भी, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये रियलाइज़ हो कि नहीं वो मेन स्ट्रीम जो भारत है उसका भाग है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में 1970 के दशक आते आते 1970s में ये ख़त्म होने के कगार पर आ गया था, लेकिन फिर 1990 में वापस इसका पीक देखने को मिलता है। उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके कैडर पे काफ़ी अटैक देखने को मिले थे, CPM के कैडर पे। 2010 में शील्दा अटैक हुआ था जिसमें करीब करीब 25 पुलिस मैन जो थे, पुलिस वाले जो थे, उनकी हत्या हो गई थी। वही 2011 में यहाँ पर पुलिस ने अपना यहाँ पर वापस एक रिवेंज टाइप हमें देखने को मिला कि पुलिस ने जो टॉप मोस्ट लीडर थे किशन जी की हत्या कर दी। यहाँ पे यहाँ पर उनको ख़त्म कर दिया। तो 2010 का जो एक शील्दा का अटैक हुआ था उसका काउंटर अटैक हमें देखने को मिला पुलिस की तरफ से, जब उन्होंने किशन जी को किल कर दिया था। उसके बाद में अगर हम उड़ीसा और महाराष्ट्र की बात करें तो उड़ीसा में भी पुलिस को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करा गया, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है कोरापुट और मलकनगिरी यहाँ तक ही केवल डिस्ट्रिक्ट रख दिया। तो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया जो कि स्टेट पुलिस का ही एक हिस्सा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ माओविस्ट को ख़त्म करने के लिए बनाया गया। महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है कि C60 कमांडो 60 इसे कहते हैं, 1991 में इसको बनाया गया। तो यहाँ पर जो NSG थे उन्होंने C60 जो है उनकी ट्रेनिंग करी। C60 ये भी स्टेट पुलिस का एक स्पेशल अंग बनाया गया। उसके अलावा NSG ने जो उनको ट्रेनिंग किया ये जंगल वॉरफेयर एकेडमी मिजोरम में है, वहाँ पे गया, जिससे उन्हें एक अनुभव मिला कि कैसे जंगल और छापामार युद्ध में लड़ा जाता है और कैसे इसे टैकल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर माओवाद महाराष्ट्र में देखें तो अभी जो एकदम सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली का, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, नक्सलवाद बहुत कम हिस्से में रह गया है और केवल गढ़चिरौली का जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा है केवल वहाँ तक ही सीमित है। बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार झारखंड में भी कदम उठाए गए, झारखंड ने भी अपना स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। बिहार भी कहीं ना कहीं इस ओर काम कर रहा है और धीरे धीरे जो नक्सलवादी गतिविधियां है यहाँ पर भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। अब बात ये है कि छत्तीसगढ़ में हमको कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक चैलेंज, एक चुनौती देखने को मिल रही है। तो ये जो चुनौती है हमें सन 2000 के आसपास देखने को मिलती है। 2018 से 20 के बीच में अगर हम देखें तो देश में जितने भी नक्सलवादी इंसिडेंट हुए उसका 45% जो है वो छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। उसके अलावा 70% ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल जो कि डेथ हुई, जो कि हमारे सुरक्षा फोर्सेस में है, जो पुलिस वाले हैं, जो जवान हैं हमारे, उनकी 70% जो हत्या है, जो डेथ है, वो हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, जिससे पता लगता है कि छत्तीसगढ़ में कैसी सिचुएशन है।
छत्तीसगढ़ ने भी अपनी स्पेशल फोर्स बनाई है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG, लेकिन अभी उतने प्रॉम्प्टली जितना तेजी से यहाँ पर हरकत करने की जरूरत थी छत्तीसगढ़ को, उस हिसाब से काफी लेट ये गार्ड फोर्स बनी हुई है, स्पेशल फोर्स बनी हुई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो इन दोनों आर्टिकल्स में राइटर ने बताई है वो ये है कि अगर आपको नक्सलवाद से निपटना है तो आपको स्टेट पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टेट आप बाहर से जो सेंट्रल फोर्सेस है, CRPF वगैरह को आप बुलवा लेते हो, लेकिन इनके पास में जो लोकल इंटेलिजेंस है वो नहीं होती है, जिसके कारण और उसके साथ ही साथ लोकल एरिया कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी नहीं होती है सेंट्रल फोर्सेस को, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। वही ये अपर एज जो है वो हमें राज्य पुलिस जो है उनके पास देखने को मिलती है। तो राज्य पुलिस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो उनका लोकल इंटेलिजेंस जो उनका नेटवर्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दो मुख्य चुनौती की बात करिए छत्तीसगढ़ में, सबसे पहला हिदमा, कमांडर हिदमा, ये बटालियन 1 जो है उसका एरिया कमांडर है हिदमा, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि अभी जो हमला हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं हिदमा का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो एग्रेसिव गवर्नेंस है, मतलब जो आपकी डेवलपमेंट की गवर्नेंस है, उसके अलावा जो एक कहीं ना कहीं आप इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल सिक्योरिटी पर्पस तक ना ही सीमित रहे। जैसे कि हमने देखा कि कैसे आंध्र प्रदेश में इंटीरियर डेवलपमेंट के लिए भी कदम उठाए गए। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को तो आपको तैयार करना ही है, लेकिन दूसरे आयाम जो है उस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना होने वाले हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने इनका अपॉइंटमेंट क्लियर कर दिया था। इससे पहले जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है SA बोबड़े, इन्होंने जस्टिस NV रमन्ना का नाम जो है वो रिकमेंड करा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए उसके बाद में ये जो रिकमेंडेशन है ये जाता है प्रेसिडेंट के पास में। तो अब प्रेसिडेंट ने भी, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी इनका जो अपॉइंटमेंट है वो क्लियर कर दिया है। तो 24 अप्रैल 2021 को ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जो कि हमारे देश के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो चलिए हमारा विश्लेषण जो है वो आज का यही समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।